आज समाप्त होने के साथ ही बस्तर के लिए आज एक बड़ी राहत का दिन रहा है। करीब 2 साल के इंतजार के बाद जगदलपुर से रायपुर के बीच हवाई सेवा मंगलवार से फिर से एक बार शुरू हो गई है। अलायंस एयर की इस फ्लाइट ने मंगलवार को पहली उड़ान भरते ही बस्तर को फिर से राजधानी से जोड़ दिया। करीब 55 मिनट की इस उड़ान ने बस्तर से राजधानी का जो सफर था वो आसान बना दिया और ज्यादा वक्त जो है वो बचा। यह फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन तक चलनी है। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार ये 3 दिन संचालित होगी, जिससे कि यात्रियों को नियमित तौर पर इसकी सुविधा मिल पाएगी। फ्लाइट का फेयर 3,500 रुपए से लेकर 4,500 रुपए तक रखा गया है। हवाई सेवा दोबारा से शुरू होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटन व्यापार को भी इसका एक बड़ा फायदा मिलेगा। तो नक्सल मुक्त बस्तर हो चुका है। जो दहशत थी, जो हवा में एक डर था, वो भी खत्म हो चुका है। उन्मुक्त आगाज बस्तर का हुआ है और अब ऊंचाइयों को छूने के लिए बस्तर तैयार है। ना सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भी भय मुक्त हो चुका है बस्तर और अब निरंतर यहां से फ्लाइट उड़ान भरेगी और यात्रियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। नक्सलवाद समाप्त होने के साथ ही अब बस्तर यानी कि जगदलपुर तक जाने का सफर भी जो है वो आसान होने वाला है। राजधानी रायपुर से एक बार फिर से रायपुर से जगदलपुर और जगदलपुर से रायपुर हवाई सेवा जो है वो शुरू होने जा रही है। आज से यह हवाई सेवा की शुरुआत कर दी गई है और लगभग 2 साल के लंबे इंतजार के बाद फिर से राजधानी से जगदलपुर तक की फ्लाइट की शुरुआत की गई है। अलायंस एयर की ये फ्लाइट है जो आज से उड़ान भरेगी। आज सुबह जो फ्लाइट है करीब 9:35 पर जगदलपुर से उड़ान भर करके आज 10:30 बजे रायपुर पहुंची। और वहीं अगर रायपुर से बात करें, जगदलपुर तक का जो सफर है वो 2:25 पर यहाँ से जो फ्लाइट है वो प्रस्थान करेगी और 3:20 पर आप जगदलपुर पहुंच सकेंगे। यानी कि 55 मिनट के सफर में राजधानी रायपुर से जगदलपुर तक जो आने और जाना है वो कहीं ना कहीं आसान होगा। 55 मिनट की ये फ्लाइट है, अलायंस एयर की ये फ्लाइट है और लगभग 4,000 से 5,000 के बीच इसका जो है वो किराया रखा गया है। और इसी तरीके से सुबह के समय ये फ्लाइट जगदलपुर से उड़ान भर करके रायपुर आएगी और दोपहर के समय रायपुर से जगदलपुर के लिए ये फ्लाइट रवाना होगी। यानी कि अब बस्तर तक जो हवाई सफर है 2 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर से आसान होने जा रहा है। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ का बस्तर नक्सलवाद से पूरी तरीके से मुक्त हो गया है। अब यहां के विकास के लिए सरकार पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रही है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार के सहयोग से बस्तर पर्यटन सेक्टर में एक बड़े क्षेत्र के तौर पर विकसित होगा। बस्तर के चित्रकूट जलप्रपात, जिसको कि एशिया का नियाग्रा भी कहा जाता है, उसको विकसित करने के लिए केंद्र की तरफ से केंद्र के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्र इसे पास करेगा तो इससे आने वाले समय में इसको मंजूरी मिलते ही नए रास्ते खुल जाएंगे और बस्तर में पर्यटन को लेकर जिस तरह से हमेशा से ही एक बढ़ावा देने की कोशिश रही है उसको गति मिलेगी। हमारे संवाददाता संतोष कश्यप ने पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल से खास बातचीत की है। क्या उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक डेट निर्धारित किया था नक्सलवाद को देश भर में समाप्त करने को लेकर। आज 31 मार्च है। आज का ही वो तारीख था जब पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर में नक्सलवाद की समाप्ति की क्या स्थिति है, आखिरकार नक्सलवाद जब समाप्त होगा छत्तीसगढ़ से तो उस बस्तर का क्या होगा, तमाम चीजों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। पर्यटक मंत्री राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। राजेश अग्रवाल जी, केंद्रीय गृह मंत्री ने एक डेडलाइन जारी किया था नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए। आज वही तारीख है, क्या लग रहा है अब? देखिए, हम सब के लिए बहुत ही आज की जो तारीख है बहुत अच्छी खुशी की तारीख है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, यशस्वी केंद्रीय गृह मंत्री के दृढ़ संकल्प से ये अवसर आया है। आप खाली छत्तीसगढ़ का बस्तर ही नहीं, समूचे देश से नक्सलवाद की आज की लास्ट डेट थी और बस्तर का जो विकास रुका हुआ था नक्सलवाद की वजह से, हालांकि पिछले 2 साल में विष्णुदेव साय जी की सरकार ने काफी काम किए। वहां पर्यटन के क्षेत्र में बस्तर में अपार संभावनाएं हैं।
और बस्तर के लिए 2-3 बड़े प्रोजेक्टों के मेरे को उम्मीद है कि अभी हमको केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल जाएगी, जिसमें चित्रकूट का हमारा जो वाटरफॉल है, जो विश्व प्रसिद्ध वाटरफॉल है, हमारी बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी माई है, घुरमा रास जो वर्ल्ड फेमस एक गांव हुआ है, हमारी वहाँ की जो गुफाएं हैं, ऐसे तमाम पर्यटन के क्षेत्रों का विकास करेंगे। और निश्चित तो हमारे साथ संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल थे। आज से नक्सल मुक्त जो छत्तीसगढ़ का बस्तर है, उसके साथ ही देश में जहां जहां भी नक्सलवाद थे, वो तमाम जो क्षेत्र थे आज नक्सल मुक्त हो चुके हैं। मंत्री राजेश अग्रवाल थे, पर्यटक मंत्री हैं। उनका कहना है कि पर्यटक के साथ साथ शिक्षा और तमाम जो वहां पर विकास जो बस्तर को नई पहचान देगी, वो अब वहां पर देखने को मिलेगा। संतोष कश्यप, INS 24x7, अंबिकापुर। तो दंतेवाड़ा में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। नक्सलवाद के खात्मे की अंतिम डेडलाइन पर 9 लाख के इनामी समेत 5 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पूना मार्गेम यानी कि एक नई सुबह नया रास्ता, इसका मतलब गोंडी भाषा में होता है। इस अभियान के तहत इन नक्सलियों ने 40 छोटे बड़े हथियार जमा किए, जिनमें SLR, इंसास, BGL लॉन्चर शामिल है। नक्सलियों ने बस्तर IGP सुंदरराज और CRPF के अधिकारियों के सामने उनकी मौजूदगी में दंतेवाड़ा पुलिस लाइन कारली में यह सरेंडर किया है। भरमगढ़ एरिया कमेटी की ACM सोने कड़ती पर 5 लाख का इनाम घोषित था। वहीं लखमा ओयाम, सरिता पोडियम, जोगी कलमू, मोती ओयम पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मार्च 2026 को हम बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय के अंतर्गत खड़े होकर इस बात को ऐलान करने की स्थिति में पहुंच चुकी है। आज बस्तर संभाग के अंतर्गत कोई भी ऑर्गेनाइज्ड माओवादियों का कोई दल है, कोई स्क्वाड है, अभी एक्टिव नहीं है। दिनांक 25 मार्च 2026 को बस्तर संभाग मुख्यालय जबलपुर में DKSS कैडर पापराव का आत्मसमर्पण प्रवास के पश्चात माओवादियों का लीडरशिप पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। तो 31 मार्च आज वो तारीख है जिसे नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस डेडलाइन के दिन सियासत भी अपने चरम पर है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान और कांग्रेस पर हमले के बाद अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें सीधी चुनौती दे दी है। देश में नक्सलवाद कहां तक खत्म हुआ है, क्यों इस पर हो रही है सियासत, इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। 31 मार्च नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया कि सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य तय किया था। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के संयुक्त ऑपरेशन सख्त एक्शन और विकास मॉडल के जरिए नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार हुआ है। लेकिन इसी बयान के साथ अमित शाह ने सीधे कांग्रेस और भूपेश बघेल पर निशाना साधा। भोले भाले आदिवासियों के सामने रखा कि हम आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, हम आप विकास से महरूम रह गए हो इसलिए लड़ रहे हैं। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका। मान्यवर, हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है, उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। किस थियोरी का यहां से समर्थन हो रहा, मैं नहीं समझ रहा। अगर आप धमकाना चाहते हैं कि ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये डरने वाली सरकार नहीं है मान्यवर, सबके साथ न्याय करने वाली सरकार। मान्यवर, देर क्यों लगी? क्योंकि बीच में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। मैं आज रिकॉर्ड पर ये कहना चाहता हूं, 20 के पहले नक्सल मुक्त हो, महाराष्ट्र एक तहसील छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो, ओडिशा 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था, झारखंड एक जिला छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं हुआ क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। अमित शाह के इस हमले के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी है। उन्होंने कहा, अमित शाह जी समय और जगह तय कर ले, उनसे बहस के लिए तैयार। लोकसभा में अमित शाह ने झूठ कहा, कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार की पूरी मदद की है। कल लोकसभा में उन्होंने ये झूठ बोला कि हमारी सरकार ने उसमें मदद नहीं की। मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए। वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है और कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप हमने काम किया है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देने वाले बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, भूपेश बघेल ने जो कहा है असत्य है। अपनी कमजोरी को छुपाने ऐसा कहा है। अगर अपने 5 साल के कार्यकाल में तत्कालीन छत्तीसगढ़ की सरकार माओवाद के साथ लड़ाई लड़ने में दृढ़ता प्रकट करती तो ठीक नियत से लड़ती, तो ऐसा नहीं होता। भूपेश बघेल जी ने जो कहा है बिल्कुल असत्य कहा है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, जबकि दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार आने के बाद अगले ही महीने माननीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ आए और यहाँ पर जितने भी नक्सल प्रभावित प्रदेश थे उनका समीक्षा हुआ। उसमें ये पता चला कि 75% से ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में है। अगर अपने 5 साल के कार्यकाल में तत्कालीन छत्तीसगढ़ की सरकार माओवाद के साथ लड़ाई लड़ने में अपनी दृढ़ता प्रकट की होती, पूरी ठीक नियत से लड़ी होती, तो ऐसा नहीं होता। एक तरफ अमित शाह का दावा है कि नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है, दूसरी तरफ भूपेश बघेल की चुनौती। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या नक्सलवाद सच में खत्म हुआ या ये सियासत का नया मुद्दा बन गया है। आई न्यूज़ 24/7 के लिए रायपुर से मोहम्मद हसन की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की एंट्री कैसे और कब हुई थी। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद का प्रसार सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक कारणों का एक जटिल मिश्रण रहा है। मुख्य रूप से इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के आए नक्सलियों के माध्यम से हुई थी, जिन्होंने आदिवासियों की स्थानीय समस्याओं को अपना हथियार बना लिया। साल 1980 के दशक में आंध्र प्रदेश के पीपुल्स वॉर ग्रुप के नक्सली पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए बस्तर के घने जंगलों में दाखिल हुए। ये वो वक्त था जब बस्तर में वन विभाग के कर्मचारियों और पटवारी आदिवासियों का कथित तौर पर शोषण किया करते थे। आदिवासियों को कम मजदूरी दी जाती थी, वनोपज लाने पर दंडित किया जाता था। ऐसे में नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर इन कर्मचारियों को सजा देना शुरू कर दिया, जिससे कि आदिवासियों ने उन्हें अपना हमदर्द मान लिया। कुल मिलाकर बस्तर नक्सलियों का गढ़ बनता चला गया और फिर पूरी तरीके से नक्सलियों की जद में आ गया। इसका दूसरा कारण यहाँ की भौगोलिक स्थिति है। बस्तर का अबूझमाड़ और दंडकारण्य का इलाका अत्यंत ही घना है, दुर्गम इलाका है। यहाँ पर झाड़ियां है, पहाड़ है। ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे कि इनको यहाँ पर छुपने में, भागने में, अपनी गतिविधियों को करने में आसानी होती थी। यहाँ की पहाड़ियों, जंगलों में नक्सलियों को सुरक्षित पनाहगाह मिल गई थी। छापेमार युद्ध चलाने में उनको मदद मिल रही थी। बस्तर में नक्सलियों की पैठ बनने का तीसरा बड़ा कारण विकास और प्रशासन की गैर मौजूदगी। दशकों तक इन दूर दराज के सुदूर इलाकों में सड़क, स्कूल, अस्पताल, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहा। इस प्रशासनिक शून्यता का लाभ उठाकर नक्सलियों ने बस्तर में अपनी समानांतर सत्ता चलाई और लोगों के बीच में विश्वास स्थापित कर लिया। यहां यह बात भी जान लेना जरूरी है कि नक्सलियों ने शुरू से लगभग 10 सालों तक समाज सेवा के बहाने गांव में अपनी पैठ बनाई, वामपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। नक्सलियों ने स्थानीय लोगों को जल, जंगल, जमीन के नाम पर बरगलाया, उन्हें राज्य मशीनरी के खिलाफ भड़काकर अपने संगठन में शामिल किया, एक तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया। साल 2004 आते आते पीपुल्स वॉर ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी कि एमसीसी के विलय से छत्तीसगढ़, विशेषकर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के जो इलाके थे, यहाँ पर उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो यहाँ पर पूरी तरीके से अपना साम्राज्य फैलाने में कामयाब रहे।
तो नक्सलवाद एक ऐसा दंश जिसने देश भर में कई परिवारों को उजाड़ दिया, साथ ही कई इलाकों में सालों तक विकास सबसे बड़ा बाधक नक्सलवाद की वजह से बना रहा। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग ने नक्सलवाद का सबसे अधिक दंश झेला है। उत्तर बस्तर कांकेर में नक्सलवाद की शुरुआत से लेकर अंत तक वो कहानी है जिसने कि सैकड़ों घरों को उजाड़ दिया, कई परिवारों को बिखेर दिया। अब सवाल यह है कि नक्सलवाद ने कैसे कांकेर में अपने पैर पसारे, किस तरह से यहां पर नक्सलवाद बढ़ता चला गया और किस तरह से पूरे बस्तर को अपनी जद में लिया। देखिए इस खास रिपोर्ट। नक्सलवाद आज इतिहास बनने जा रहा है। दशकों तक बस्तर में काबिज नक्सलवाद अब खत्म होने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाऊंगा जो आपने अब तक नहीं देखी होगी। 1984 में उत्तर बस्तर में नक्सलवाद ने कैसे प्रवेश किया और इन 42 सालों में उत्तर बस्तर ने नक्सलवाद के कितने दंश झेले, पूरी खबर आज हम आप तक पहुंचाएंगे। सितंबर 1984 की वो रात जिस दिन कांकेर के लोगों ने नक्सलवाद का नाम सुना और इसकी दहशत फैलने लगी। पखांजूर थाना क्षेत्र के बांदे चौकी के इरपानार गांव में 8 से 10 हथियारबंद लोग घुसे और कई घरों में डकैती की घटना को अंजाम दिया। बताया गया कि ये लोग महाराष्ट्र के रास्ते घुसे थे। जब ग्रामीणों ने बांदे चौकी में डकैती की शिकायत दर्ज करवाई तब पुलिस ने जांच शुरू की। तब जो बात सामने आई उसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सक्रिय नक्सलियों की एटापल्ली एरिया कमेटी ने इस घटना को अंजाम दिया था। यही वो दिन था जब उत्तर बस्तर में नक्सलवाद की शुरुआत हुई। इसके बाद नक्सलियों ने इस क्षेत्र को अपना ठिकाना बना लिया, क्योंकि घने जंगल, नदी और सुनसान इलाका नक्सलियों के लिए सेफ जोन था और यहीं से कांकेर में नक्सलवाद शुरू हुआ। 11 सितंबर 1998 का दिन था। कांकेर कुछ माह पहले ही नया जिला बना था। पुलिस के बड़े अधिकारी अब कांकेर में बैठने लगे थे। नक्सलवाद इस दौरान अपने चरम पर था। कोयली बेड़ा थाना में तैनात प्रधान आरक्षक राजेश पांडे थाने से कुछ दूरी पर अपने घर पर थे। राजेश पांडे तेज तर्रार पुलिस वाले थे और क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे नक्सलियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थे। इसलिए नक्सलियों ने उन्हें निशाना बनाया और उनके घर में हमला कर दिया। तो देखा आपने 1984 में डकैती जो नक्सलियों ने पहली की थी, वहां से उत्तर बस्तर में नक्सलवाद की शुरुआत हुई और 31 मार्च 2026 नक्सलियों का वो आखिरी आत्मसमर्पण और इसके साथ उत्तर बस्तर में नक्सलवाद का खात्मा हुआ। इन 42 सालों में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत से जवानों की शहादत हुई और जवानों की बहादुरी के आगे नक्सली आखिरकार पस्त हुए और उत्तर बस्तर पूरी तरीके से नक्सलवाद से मुक्त हुआ। बहरहाल नक्सलवाद की शुरुआत के बाद साल 1990 में यह बात सामने आई थी कि नक्सलवाद का श्रीलंका के प्रतिबंधित संगठन लिट्टे से नाता है। यह बात तब साबित भी हो गई जब लिट्टे के हमले के तरीके को नक्सलियों ने अपनाया। 25 मार्च साल 2000 में कोयली बेड़ा से जवानों की पार्टी गश्त पर थी। तभी थाने से करीब 4 किलोमीटर दूर सुलंगी और गावड़े गांव जाने वाले मार्ग में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट किया, जिसमें 2 जवान घायल हो गए थे। नक्सलियों ने पहली बार इसी सड़क पर जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं बारूदी सुरंग विस्फोट किया था, जिसे आईडी ब्लास्ट भी कहा जाता है। नक्सलियों ने सड़क के नीचे आईडी बम लगाया और जब जवान सर्चिंग पर निकले थे उस दौरान जवानों को निशाना बनाकर पहला आईडी ब्लास्ट किया गया 25 मार्च सन 2000 में। 7 अप्रैल साल 1999 का दिन था। रावघाट क्षेत्र के तालबेड़ा के पास नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना थी। जवानों को रवाना किया गया। तभी जवानों का नक्सलियों से सामना हो गया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। यह उत्तर बस्तर की पहली मुठभेड़ थी। हालांकि इस मुठभेड़ में कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन यह उत्तर बस्तर में वर्षों तक चलने वाले एक अघोषित युद्ध की शुरुआत थी। एक समय था कि इतनी दहशत थी नक्सलियों की कि जिस जगह पर आज मैं खड़ा हूं यहाँ दिन में भी लोग खड़े होने में कतराते थे, लेकिन आज यहाँ पर सुकून है क्योंकि नक्सलवाद अब सिमटता जा रहा है। चंद नक्सली बचे हुए हैं जिनके भी समर्पण की बात कही जा रही है। जब नक्सलवाद हावी हो रहा था तब पुलिस को इनकी सूचना समय पर नहीं मिलती थी। नक्सली क्षेत्र में हिंसा का खेल खेल रहे थे। तब कुछ समझदार और निडर युवा पुलिस की मदद करने आगे आए, लेकिन नक्सलियों को इस बात की भनक लग गई कि कुछ लोग पुलिस की मदद कर रहे हैं। फिर नक्सलियों ने अपना सबसे क्रूर चेहरा दिखाया। नक्सलियों ने पहली बार जन अदालत लगाई और ग्रामीणों को इकट्ठा होने का फरमान जारी किया। खगेंद्र मंडल नाम के 28 साल के युवा को पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने जन अदालत में मौत की सजा सुनाई और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। कांकेर में 23 अगस्त 1998 की वो पहली घटना जब नक्सलियों ने एक ग्रामीण को पुलिस मुखबिरी के शक में मार डाला।
नक्सलियों ने वो पहली जन अदालत लगाई थी जिसमें एक ग्रामीण की ग्रामीणों के सामने हत्या कर दी गई थी। खगेंद्र मंडल उस युवक का नाम था जो बांदे, उस समय बांदे थाना नहीं चौकी हुआ करती थी, उस चौकी क्षेत्र के पीवी 93 इस गांव में नक्सलियों ने जन अदालत लगाई थी और वहां पर नक्सलियों ने अपना फैसला सुनाया, उस युवक को दोषी बताया पुलिस की मुखबिरी का और उसकी हत्या कर दी। कुल मिलाकर अब बस्तर में नक्सलवाद एक इतिहास बन चुका है। नक्सल खात्मे को लेकर शहीदों के परिवारों ने भी खुशी जाहिर की है। बहुत तकलीफ सही है हम लोगों ने, तो अभी थोड़ा सा नक्सलवाद खत्म हो रहा है, इसके कारण थोड़ा सा खुशी हो रहा है हम लोग को भी। हाँ, जैसे हमारे ऊपर घटना हुआ वैसा और किसी के ऊपर ना हो। ये तो जब भी अरे किसी के ऊपर घटना होता तो तब हमारा आंसू निकलता है कि हमारे ऊपर बीता तो दूसरे के ऊपर भी बीत रहा है। वो देखने से तो ये खत्म होगा ना तो हमको भी शांति मिलेगा। कह सकते हैं कि अब क्षेत्र के लोग शांति से रह सकेंगे, किसी के घर में बेसमय मातम नहीं होगा। दावा था केंद्र सरकार का 31 मार्च 2026, उसके तहत जिस तरीके से पिछले 2 सालों में ऑपरेशन चलाए गए हैं, नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। चंद जो नक्सली बचे हुए हैं उन्हें भी समर्पण करने के लिए समय दिया गया है। गौरव श्रीवास्तव, NS 24/7, कांकेर। तो जिस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ लगातार एक लंबा संघर्ष चला है, इसमें कई लोगों की शहादत हुई है, कई परिवार बिखर गए हैं और कई लोग आज भी इस दंश की वजह से इसका जो परिणाम था उसको भुगतने के लिए मजबूर है। इस चुनौती का सामना ना सिर्फ प्रदेश ने किया बल्कि उन परिवारों ने किया, देश के लोगों ने किया। एक जो दहशत थी उसकी वजह से बस्तर का जो विकास होना चाहिए था वो विकास अवरुद्ध हो गया, लेकिन अब ये रास्ते धीरे धीरे पूरी तरीके से खुलने लगे हैं और यहाँ पर अब विकास और उजाले के साथ एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि बस्तर अपना एक नया इतिहास रचेगा, बस्तर नए आयाम गढ़ेगा, नई ऊंचाइयों को छुएगा और बस्तर फिर से एक बार उन्मुक्त होकर अपनी उड़ान भरेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि बस्तर भविष्य में प्रगति करे, प्रदेश प्रगति करे, देश प्रगति करे, इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के साथ, अपडेट के साथ आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।